सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका जया माथुर विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आइए बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है वो क्या है? क्रिया है। पिछली कक्षा में हमने विशेषण पढ़ा था, आज हम क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं, फिर हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य हमारा है कि बाहर वर्षा हो रही है। बाहर वर्षा हो रही है। तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द है हो रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। लड़के व्यायाम कर रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? व्यायाम कर रहे हैं। टिंकू पलंग से गिर गया। पक्षी उड़ रहे हैं। तो जो रेखांकित हमारे शब्द हैं वो क्या है? क्रिया है। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि टिंकू क्या कर रहा था? टिंकू पलंग से गिर गया। बाहर क्या हो रही है? बाहर वर्षा हो रही है। एक क्रिया हो रही है। क्रिया क्या? जो कार्य किया जा रहा है या जो घटना घटित हो रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। लड़के व्यायाम कर रहे हैं। लड़कों की क्रिया क्या हो रही है? लड़कों की क्रिया हो रही है कि वे व्यायाम कर रहे हैं। अब पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी की क्रिया क्या है? कि वे उड़ रहे हैं। और मेरी क्रिया अभी क्या है आपके सामने? मैं क्या कर रही हूं? बहुत अच्छे, कि मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो मेरी क्रिया क्या है? कि मैं पढ़ा रही हूं। अब आइए हम जानते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया या फिर क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया की परिभाषा क्या है? तो आइए अब हम जानते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया की परिभाषा जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देखिएगा कि किसान हल चला रहा है। किसान की क्रिया क्या हो रही है? कि किसान हल चला रहा है। क्या कर रहा है? वो हल को चला रहा है। किसान की जो क्रिया है वो क्या है? कि हल को चलाना। बच्चा किताब पढ़ रहा है। बच्चे की क्रिया क्या हो रही है? बच्चे की क्रिया हो रही है कि वह किताब पढ़ रहा है। जो भी कार्य हम करते हैं वो क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। उस कार्य को करने का जो ढंग, किसी भी कार्य को करने का जो ढंग होता है वो हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। अब आपको बच्चों क्रिया की परिभाषा पता चली कि क्रिया की परिभाषा या क्रिया किसे कहते हैं। ये एक ही होता है। यदि अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया किसे कहते हैं तो भी आप यही बताओगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। या आपसे कोई ये पूछे कि क्रिया की परिभाषा क्या है या क्रिया की परिभाषा बताइए, तब भी आप क्या बताएंगे? कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रिया के भेद, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। आइए, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्म की दृष्टि से और दूसरा रचना के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से भी कितने भेद होते हैं? कर्म की दृष्टि से भी दो भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब हम जानते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के रहित क्रिया की जाती है। कर्म के रहित, जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें हमारा कर्म नहीं आता, सिर्फ क्रिया हो रही होती है लेकिन उसमें कर्म नहीं होता है, वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे कि अभी आपके सामने उदाहरण है, बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा रो रहा है। तो इसमें बच्चे की क्रिया हो रही है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ बच्चा है और क्रिया है। तो ये क्या हो गई? हमारी अकर्मक क्रिया। ये वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ? अकर्मक क्रिया का। अब हम आते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया होती है
कर्म के सहित, जिसमें कर्म दिया होता है, ऐसा वाक्य जहां कर्म भी शामिल होता है वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा पलंग से गिर गया, बच्चा कहां से गिरा, बच्चा कहां से गिरा, बच्चा पलंग से गिरा, कहां से गिरा, पलंग। तो इसमें क्या है कि हमारी क्रिया भी हो रही है कि गिरा, बच्चा क्या हुआ, गिरा, और इसमें कर्म भी है, क्या है, पलंग। पलंग क्या है, हमारा कर्म है, और बच्चा क्या है, हमारा कर्ता है। तो इस वाक्य में क्या दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है। ये वाक्य हमारा कर्म के सहित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या हुई, सकर्मक क्रिया। बहुत अच्छे, कौन सी क्रिया हुई है, हमारी सकर्मक क्रिया। अब आते हैं हम क्रिया के दूसरे भेद पर। किस पर आते हैं, क्रिया के दूसरे भेद पर, रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी क्रिया के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 1 2 3 4। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया को पूर्ण करती हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया को पूर्ण करती हैं तो क्या कहलाती है, हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसा वाक्य जिसमें 2 क्रियाएं हों, क्या हो, 2 क्रियाएं हों। जैसे कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कि मोहन पढ़कर सो गया, मोहन पढ़कर सो गया, तो मोहन ने क्या किया, पढ़ाई भी की और वो सो गया। तो इसमें क्या थी, 2 क्रिया थी, तो संयुक्त दोनों मिली कि वो पहले क्या किया, उसने पहले पढ़ा और फिर वो सो गया। तो ये क्या हो गया, उदाहरण हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। अब नाम धातु क्रिया, वे क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अनुकरणवाची शब्द से बनती हैं। वे क्या कहलाती हैं, हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि बतियाना, ललचाना, कपकपाना, ये क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं, नाम धातु क्रियाएं हैं। अब हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया कौन सी है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि कर्ता, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है या उस व्यक्ति से कार्य करवाता है तो वो क्या कहलाई जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, मालिक नौकर से घर साफ करवाता है, मालिक नौकर से घर साफ करवाता है। अब इसमें आपको पता चला कि कर्ता कौन है, मालिक है, लेकिन मालिक खुद घर साफ ना करके वो किसको प्रेरित कर रहा है, नौकर को, नौकर से घर को साफ करवा रहा है। तो क्या हो गया, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया से पूर्व कोई क्रिया की जाए। मुख्य क्रिया से पूर्व जब कोई क्रिया की जाए तो वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाई जाती है। इसका उदाहरण है, पुजारी नहाकर पूजा करता है, पुजारी नहाकर पूजा करता है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि वो पूजा तो करता है लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, नहाया, नहाकर पूजा की। तो ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ये हमारा क्या था, क्रिया। हमारा जो प्रकरण आज का था वो क्या था, क्रिया। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कि क्रिया का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बच्चों कुछ अभ्यास कार्य करेंगे इस पाठ से रिलेटेड, इस प्रकरण से संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों अब हम अपने पाठ से संबंधित, अपने प्रकरण से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसमें हमें क्या करना है, क्रिया शब्दों
को रेखांकित करें। इस वाक्य में क्या करना है हमें कि जो हमारे क्रिया शब्द हैं उनको हमें रेखांकित करना है, उन पर हमें क्या करना है, रेखा खींचनी है। लता खाना खा रही है। अब हमें इस वाक्य में देखना है कि लता की क्रिया क्या है। क्रिया क्या है कि वो खा रही है, खाना खा रही है। तो हमने इस पर रेखा कर दी कि लता खाना खा रही है। अब हमारा दूसरा वाक्य, सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य की क्रिया क्या हो रही है कि वह अस्त हो रहा है। तो क्रिया क्या होगी, अस्त हो रहा है। निशा सो रही है। निशा की क्रिया क्या है अभी बताओ बच्चों। हाँ, निशा की क्रिया है कि वो सो रही है। तो हमने सो रही है को क्या किया, रेखांकित किया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटिए। हमें क्या करना है इन वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कर्म के सहित होती है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता है, जो कर्म रहित होती है वो अकर्मक। तो दूध उबल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, ये उबल रहा है। उबल रहा है क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उबल रहा है, उबल रहा है, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। अब हमारा दूसरा वाक्य, सीमा हंस पड़ी। सीमा हंस पड़ी, सीमा क्या कर रही है, हंस पड़ी है। तो ये क्या है, क्योंकि इसमें भी कर्म नहीं है, क्योंकि क्रिया हो रही है कि सीमा सिर्फ हंस रही है। तो ये किसमें आएगी, हंस पड़ी, अकर्मक क्रिया में। हंस पड़ी। अब हमारा तीसरा वाक्य क्या है, मैंने पत्र लिखा। क्या है, मैंने पत्र लिखा। अब क्रिया क्या है इसमें, लिखा, और पत्र क्या है, कर्म। कर्म के साथ है, कर्म के साथ क्रिया हो रही है। तो ये किस में आएगा, हमारा सकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पत्र लिखा। क्या लिखेंगे, पत्र लिखा। ये थी हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इनमें कर्म नहीं था, और इस तीसरे वाले वाक्य में हमारा कर्म था। तीसरे वाले वाक्य में क्या था, हमारा कर्म था। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए अब हम पहले वाक्य पढ़ते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताया ना, परिभाषा जो बताई थी कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा। तो ये क्रिया की परिभाषा ही है। तो क्या करेंगे इसमें हम, जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब हमारा दूसरा, जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है वो क्या कहलाती है, जिसमें कर्म नहीं होता है। बताओ बच्चों, अभी बताया मैंने आपको, जिसमें कर्म नहीं होता वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। क्या आएगा यहाँ पे, कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है वो, क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न, कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, मैंने बताया था ना। हाँ, अभी बताया है आपको कि कर्म की दृष्टि से कितने होते हैं, 2। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं, विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है हमें, विकल्प पर सही का निशान लगाना है। वीणा आया से खाना बनवाती है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम खुद कार्य करके दूसरों को प्रेरित करते हैं तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक।
प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब वृंदा खेलकर लौट आई, वृंदा खेलकर लौट आई, तो अब इसमें क्या होगा, ये कौन सी क्रिया है, इसमें दो क्रियाएं हैं, है ना, और तब ये कौन सी क्रिया बनेगी, पूर्वकालिक, क्योंकि वह लौट तो आई पर उससे पहले उसने क्या किया था कि वो खेलने गई थी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। शीना कहानी सुना रही है, शीना कहानी सुना रही है, तो ये कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया है यहाँ तो, क्योंकि वो कहानी सुना रही है, साधारण बात कर रही है। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्रिया से संबंधित अभ्यास कार्य को किया था, अब हम प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं कि वे शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, तो बच्चे की क्रिया क्या हो रही है कि बच्चा खेल रहा है। अब हमारा दूसरा प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न, रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। अब हमारा पांचवा प्रश्न, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्द से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे नाम धातु क्रिया के मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ, बतलाना, झुठलाना, शर्माना, फिल्माना इत्यादि। ये क्या है, ये हमारे नाम धातु क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का प्रकरण आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही आनंद के साथ आपने इस प्रकरण को सीखा होगा। धन्यवाद।